कल्पना कीजिए, आप एक यात्री विमान में बैठे हैं। बाहर अंधेरी रात है। तभी एक शांत सूट पहने आदमी एयर होस्टेस को एक छोटा सा नोट देता है। उस नोट में लिखा था, मेरे पास बम है। कुछ ही घंटों बाद उस आदमी ने $2 लाख की फिरौती ली, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया और फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से मूसलाधार बारिश और काली रात के बीच एक पैराशूट के सहारे विमान से छलांग लगा दी। लेकिन असली रहस्य छलांग नहीं था। रहस्य ये था कि वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। न उसकी लाश मिली, न पैराशूट, न कोई पक्का सबूत कि वो जिंदा बचा या नहीं। 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी दुनिया आज तक पूछ रही है, आखिर डीबी कूपर था कौन? 24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले। उस दिन हजारों लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक आदमी बिल्कुल सामान्य तरीके से पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न किसी तरह की जल्दबाजी। वो शांत था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 के लिए एक वन वे टिकट खरीदा। उसने अपना नाम बताया, डैन कूपर। उस समय किसी ने इस नाम पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दौर में अमेरिका के घरेलू हवाई अड्डों पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं था। न कोई बॉडी स्कैनर था, न आधुनिक सुरक्षा जांच। यही वजह थी कि एक सामान्य बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आसानी से विमान में सवार हो गया। बाद में यही डैन कूपर पूरी दुनिया में डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन यह नाम उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। असल में डीबी कूपर नाम एक शुरुआती मीडिया रिपोर्टिंग की गलती के बाद लोकप्रिय हुआ और वही नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस समय किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी विमान हाईजैकिंग होने वाली थी। विमान अब पोर्टलैंड से उड़ान भर चुका था। गंतव्य था सियाटल। यह सिर्फ लगभग 30 मिनट की एक सामान्य घरेलू उड़ान थी। केबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। सीट 18C पर बैठा वही शांत बिजनेसमैन अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालता है। उस कागज को एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर की ओर बढ़ा देता है। उन्होंने बिना पढ़े उस नोट को अपने पर्स में रख लिया। लेकिन तभी वह आदमी धीमी और बेहद शांत आवाज में बोला, Perhaps you should read that note later. I have a bomb. I have a bomb. फ्लोरेंस ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उस आदमी के चेहरे पर न डर था, न गुस्सा। उन्होंने धीरे धीरे वह नोट खोला और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मेरे पास बम है। उसी एक वाक्य ने कुछ ही सेकंड में एक सामान्य घरेलू उड़ान को इतिहास की सबसे रहस्यमयी विमान हाईजैकिंग में बदल दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद ये कोई भद्दा मजाक है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा उसकी ओर देखा, वह आदमी अब भी बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप घबराइए मत, बस मेरे पास बैठ जाइए। फ्लोरेंस धीरे से उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। तब उस आदमी ने पहली बार अपनी मांगें बताई। मुझे $2 लाख नकद चाहिए, 4 पैराशूट, और जब विमान सियाटल पहुंचे तब एक फ्यूल ट्रक तैयार होना चाहिए। यह कोई फ्लाइट 305 अब आधिकारिक तौर पर एक हाईजैकिंग में बदल चुकी थी। कॉकपिट तक यह संदेश तुरंत पहुंचा दिया गया। कैप्टन विलियम स्कॉट ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। कुछ ही मिनटों में सियाटल एयरपोर्ट, एयरलाइन हेडक्वार्टर्स और फेडरल अथॉरिटीज को इस घटना की जानकारी दे दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो आदमी ना चिल्ला रहा था, ना किसी को धमका रहा था। वो बस अपनी सीट पर शांत बैठा था और पूरे विश्वास के साथ इंतजार कर रहा था कि उसकी हर मांग पूरी की जाएगी। फ्लाइट 305 सुरक्षित उतर चुकी थी। बाहर FBI, स्थानीय पुलिस और एयरलाइन अधिकारी सभी उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। कूपर ने साफ कहा, पहले पैसे और पैराशूट। कुछ ही देर में $2 लाख नकद, 4 पैराशूट विमान तक पहुंचा दिए गए। जैसे ही उसकी सभी मांगें पूरी हुई, कूपर ने अपना अगला आदेश दिया, It was a different era then. अब सभी यात्रियों को जाने दीजिए। 36 यात्री
और ज्यादातर कैबिन क्रू सुरक्षित विमान से उतर गए। लेकिन उसने कैप्टन, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को विमान में ही रुकने को कहा। अब विमान में सिर्फ कूपर, 4 क्रू मेंबर और उसकी रहस्यमयी योजना बची थी। उसने पायलट को नए निर्देश दिए, सियाटल से उड़ान भरो और मेक्सिको सिटी की ओर चलो। लेकिन उसकी कुछ अजीब शर्तें भी थी। विमान सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा, गति 200 नॉट से ज्यादा नहीं होगी, लैंडिंग गियर नीचे रहेगा और पीछे की एयर स्टेयर उड़ान के दौरान खोली जा सके ऐसी तैयारी रखो। पायलट समझ चुके थे कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं था। शाम ढल चुकी थी, बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और फ्लाइट 305 ने सियाटल से दोबारा उड़ान भरी। विमान के अंदर अब सिर्फ कूपर, कैप्टन, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलो मौजूद थे। कुछ देर बाद कूपर ने टीना से कहा, अब आप कॉकपिट में चली जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। टीना ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। वह अब भी पूरी तरह शांत था, जैसे उसे अपने अगले कदम का हर पल पहले से पता हो। रात गहरा चुकी थी। विमान लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा। तेज हवा विमान को लगातार झकझोर रही थी और तभी कॉकपिट में बैठे पायलटों ने एक अजीब सा झटका महसूस किया। उन्हें संकेत मिला कि बोइंग 732 की पीछे वाली एयर स्टेयर खुल चुकी है। लेकिन कॉकपिट का दरवाजा अब भी बंद था और अंदर कोई नहीं जानता था कि उस समय ऊपर क्या कर रहा था। रात के अंधेरे में वो बोइंग 732 के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा और अगले ही पल वो हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो गया। कुछ मिनट बाद पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि पीछे की एयर स्टेयर अब बंद हो चुकी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कूपर अभी भी विमान में है या वह छलांग लगा चुका है। जब विमान सुरक्षित उतारा गया तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत उसके अंदर पहुंची। Landed safely on the wet tarmac, but the tension was only beginning. लेकिन वहाँ कूपर नहीं था। उसकी सीट खाली थी। $2 लाख भी गायब थे और उसके साथ वह आदमी भी जो इतिहास का सबसे रहस्यमयी नाम बन चुका था। DB कूपर हवा में गायब हो चुका था। अगली सुबह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। FBI, स्थानीय पुलिस और सेना की सर्च टीम्स वॉशिंगटन स्टेट के जंगलों में फैल गई, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। साल बीतते गए। FBI ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, हजारों सबूतों की जांच हुई, लेकिन हर सुराग आखिरकार खत्म हो जाता था। फिर 1980 कोलंबिया रिवर के किनारे एक छोटे बच्चे को रेत में दबे $5,800 मिले। सीरियल नंबर्स ने साबित कर दिया कि ये वही फिरौती की रकम थी जो कूपर को दी गई थी, लेकिन बाकी पैसे कभी नहीं मिले। कूपर कभी नहीं मिला। 2016 में FBI ने इस केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। आज 50 साल से भी ज्यादा समय बाद DB कूपर अब भी दुनिया का सबसे रहस्यमयी विमान हाईजैकर बना हुआ है। आखिर क्या वो जिंदा बच गया था या उसकी कहानी उसी तूफानी रात में हमेशा के लिए खत्म हो गई? शायद इसका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा।